कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये आंखें हैं रोने के लिए बनी है, दिल तड़प रहा है कि मेरा बेटा चला गया, अब आएगा नहीं। लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूँ कि उनको ऐसे न छोड़ा जाए, नहीं तो समाज में ऐसे बहुत लोग तैयार हो जाएंगे। कल किसी और का बेटा इसी तरह से कट जाएगा, कुछ नहीं होगा तो कल फिर किसी बेटे की माँ उसका सर लेके ऐसे गोद में बैठेगी और रोएगी। दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। मैं पुनः से आज जनपद जौनपुर के थाना गौराबादशाहपुर अंतर्गत कबरीदुनपुर गांव में बैठा हूं, जहां से एक दुखद कहानी पूरे देश को झकझोर रही है। अनुराग यादव की निर्मम हत्या जो पड़ोसियों ने किया है, वो घटना पूरे देश को झकझोर रही है और लोगों की एक तरह से निगाहें लगी हैं कि क्या खबर आ रही है, क्या निर्णय हो रहा है, क्या हो रहा है, शासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है। ऐसे में आज 9वें दिन, घटना के 9वें दिन पुनः से परिवार के लोग यानी अनुराग के पिताजी और बहनें और परिवार के लोग परिजन जाकर के डीएम साहब से मुलाकात किए हैं। एक रिपोर्ट निकल करके डीएम साहब से आई है आप तक। मैं चाहूँगा कि सीधे आपकी बात आपसे जोड़ दूँ, आप सुने। और दूसरी बार कवि संतोष चैनल पर आपका प्रसारण जा रहा है, यानी अनुराग यादव जी के पिताजी की बात दूसरी बार हमारे चैनल से प्रसारित होगी। इतना दुखद, इतना भयावह था कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं आपसे कुछ पूछ करके पुनः जनता के बीच में डालता रहूँ। लेकिन आज डीएम साहब से विशेष मुलाकात है, इसलिए चाहता हूँ कि कुछ बातें करके आप तक भेजूँ। जी, डीएम साहब ने क्या कहा? सर, डीएम साहब से कोई वो हम डिमांड करने नहीं गए थे, हम पर्सनली फिर से मिलने गए थे, इसलिए कि थोड़ा जानकारी भी लेना चाहते थे कि क्या हो रहा है। तो डीएम साहब ने कहा है कार्रवाई होगी और मुझे भरोसा है, शुरू से ही भरोसा है, क्योंकि सर जी ने शुरू से ही हमको कहा था और हमने उनसे कहा था कि सर जी हम इस टाइप के आदमी नहीं हैं और मैं गरीब आदमी हूँ, आप ही लोग हो। और मुझे ऐसा लगता है कि डीएम सर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। आज की जो चर्चा डीएम साहब से जो बात कुछ नहीं हुई, मुझसे कुछ चर्चा ही नहीं हुई। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के खड़ा था, शब्द नहीं निकले मेरे, मैं रोने लगा। बस कहना था उन्होंने कह दिया जी। आपके सामने। फिर किसी और छोटे अधिकारी को जैसे एसडीएम को या एडीएम को बुलाना या उनसे कुछ आदेश करना, कुछ कहना, ऐसा कोई बात नहीं। अब वो अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं भैया वो नहीं मालूम, हमसे पर्सनली मुलाकात हुई। अच्छा, एक बात मैं और छोटी सी बात करना चाहूँगा आपसे। मैं जानता हूँ कि बहुत हृदय द्रवित है, पीड़ा है मन में। कहीं ना कहीं से जब अनुराग की याद आती है, उसकी बात करते हैं तो मन ऑटोमेटिक हम सबका रोने लग जाता है। आप तो पिता हैं, कैसे इस भयावह दुख को सह रहे हैं आप, मैं खुद ही समझ पाता हूँ कि वो। और ऐसे होनहार बेटे के लिए क्यों नहीं रोना आएगा, जो बेटा ऑलरेडी दुनिया के लिए खेलने जा रहा हो, जो देश के लिए खेलने की तैयारी कर रहा हो, प्रदेश में जो एक लेवल ताइक्वांडो में स्थापित कर चुका हो। तो एक दर्द है, पूरे जनपद को नहीं पूरे प्रदेश को दर्द है, पीड़ा है, मैं जानता हूँ। और बड़ी हिम्मत है आप में कि आप कम से कम जितने भी यूट्यूबर साथी हैं सबके साथ बैठ करके आप आसानी से बातचीत करके सबको दे रहे हैं, बाइट देते हैं, सबको अपनी सूचना बताते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इस हिम्मत के लिए तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप हिम्मत से लोगों से बातचीत कर ले जा रहे हैं। मैं ये चाहूँगा थोड़ी सी, मैं चाहता हूँ कि आपके जो पटीदार हैं, जो पड़ोसी हैं, खासतौर से जिनसे आपका विवाद चल रहा है, इनको तो आप बचपन से जानते रहे होंगे। जी, बचपन से साथ में पढ़े हैं, हम और राजकुमार साथ में ही रहते थे, लालमोहन भी साथ में था, घर पे आना जाना था, सब चीज़ें थी। मामला ख़राब हुआ सन 1997 से, जब लालता यादव ने अपने भाइयों से मिल के उन लोगों को मोटिवेट किया और सबको एक साथ करके मेरे ऊपर उसी ज़मीन के वजह से मुकदमा कर दिए। और वो ज़मीन पुश्तैनी हमारी थी, तो मुकदमा चलते चलते तो लालता यादव ने सोचा कि इस तो हम लोगों ने बाउंड्री मार लिया था। ज़मीन चूँकि मेरी भी थी और मेरे चचेरे भाई हैं, दोनों लोग, हम ही लोग दोनों लोग थे, तो हम लोगों ने बाउंड्री मार लिया। तो इन लोगों ने धीरे धीरे पूरा बाउंड्री की ईंटें उखाड़ ली। वो कमीशन में है कि वो इतनी ऊंची बाउंड्री, इतनी लंबी, वो सब नक्शे में है। 2-2 बार कमीशन आया था दीवानी न्यायालय की तरफ से, उस सब में दर्ज है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कुछ नहीं है। तो वो सब उखाड़ लिए। उसके बाद ये लोग सोचे कि लड़ाई झगड़ा हो, तो हम कभी लड़ाई झगड़े में शामिल नहीं थे, तू मैं हो जाती थी। उनके पटीदारों ने उनकी रवैये से तंग आकर कई बार उनको पीट दिया, लेकिन हम मना कर देते थे कि भैया ये सब ठीक काम नहीं है यार। हॉस्पिटल में ये लोग एडमिट होते थे तो कोई नहीं जाता था, तो हम देखने जाते थे, खाना लेके जाते थे। लालमोहन यादव का एक्सीडेंट हुआ था, मैं 1 हफ्ते तक अपना काम धाम छोड़ के प्राइवेट जॉब करता था, मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ, ट्राली वाली बनाता था मैं यहीं पे।
मेरा काम छूट गया। मालिक ने कहा तो यही देख लो। हमने कहा यार काम बहुत मिल जाएगा, आप जाओ, ये आदमी परेशान है, मैं इसके साथ में हूँ। मेरा काम भी छूट गया। मैं 1 हफ्ते लालमोहन को लेके रहा हूँ हॉस्पिटल में। जो तमंचा लेकर दौड़ा रहा था, जो गिरफ्तार हुए हैं लालमोहन लास्ट में रिवॉल्वर लेके, इन्हीं को लेके हॉस्पिटल में था मैं। इनका एक्सीडेंट हुआ था। मैं कभी दिल से ऐसी रंजिश मानता ही नहीं था। सोचता था कि यार चलो ऐसी बातें होती हैं, गाँव में है, घर है, अपने घर में आपस में झगड़े हो जाते हैं तो झगड़े का ये नतीजा थोड़ी होगा। हमको ये नहीं मालूम था कि ये लोग ये सब चीज़ें जुटा के रख रहे हैं, रंजिशें कर रहे हैं। और बात आ रही है जो जांच पड़ताल की, तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी जांच कर रहा है वो एक बार लालता यादव का बैकग्राउंड ज़रूर खंगाले। आप लोग भी पता करिए कि लालता यादव झारखंड में झरिया डिगवाडी में ड्यूटी करते थे। वहाँ पे ये कैसे थे, किस तरह से रह रहे थे, आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल मालूम हो जाएगी। जो आदमी वहाँ से तलवारें लेके आता है, रिवॉल्वर लेके आता है, तमंचा बारूद लेके आता है, यहाँ रखता है, कैसे लेके आता था और क्या करता था, वहाँ ड्यूटी करता था कि दबंगई करता था, दबंगई से पेमेंट लेता था। आप लोग ये ज़रूर चेक करें। ये हम लोग तो पड़ोसियों से भी बातचीत करते हैं, तो कोई पड़ोसी या गांव का कोई व्यक्ति, आपका प्रधान, गांव में तो कोई ये सारे लोग यही बताते हैं कि वो पूरी तरह से अवैध व्यक्ति ही था। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके पड़ोसी थे और आप बता रहे हैं कि उनसे मेरे संबंध ठीक ठाक से रहे पहले 97 के पहले, तो आप तो उनके लिए उसके बाद भी उन्होंने इतना मुकदमा कर रखा था, फिर भी हम बातचीत करते थे राजकुमार से, साथ में टहलते थे, मार्केट जाते थे, कभी ऐसी दिल में कोई बात ही नहीं थी। लेकिन वो लोग तो भाई पहले से बना के रखे थे। अभी इस बीच में हमने सारी चीज़ें दे दी। जब लालता यादव मामला और ख़राब तब से हुआ जब लालता यादव रिटायर होके आते हैं तो ये सारी ज़मीनें लेने के बाद हमारी उस ज़मीन पे भी मुकदमा दाखिल करते हैं कि ये सब मेरा है। विवाद तभी से बढ़ा था, तनातनी चल रही थी, लेकिन तनातनी इतनी भी नहीं थी कि हम लोग हथियार जुटाएं। लेकिन उन्होंने जुटा के रखा था। आप सब लोगों ने देखा होगा क्या क्या निकला है, कितनी चीज़ें थी। वो जाने के बताते हैं घटना के 2-4 दिन पहले से ही अपना गाय वह सब जी, हमको पता लगता था कि सब गाय भैंस बेच दी हैं और बातचीत ऐसे ऐसे करते हैं। तो हमने कहा भाई उनकी चीज़ है, वो बेचें खरीदें, हमसे क्या लेना लादना है। यहाँ तक कि हैंडपम्प जो वो डेली यूज करते थे, आप जाके देख लीजिए, वो पहले से निकाल के सब कुछ टुल्लू लगाए थे, सब कुछ निकाल के उसको एकदम बोरे से पैक कर दिया गया है कि अब इसको यूज़ नहीं करना है। तैयारियां पूरी थी। आप सुन सकते हैं दोस्तों, ये देखिएगा, गौर कीजिएगा। हम लोग भी मौका वारदात देखे हैं और वीडियो में आप नल भी देख सकते हैं। तो ये नल और ये जानवर जितने थे सारे के सारे घटना के 2-4 दिन पहले से ही आप बता रहे हैं कि सब कुछ हटा दिया गया, नल को बांध करके अस्थायी कर दिया गया, टुल्लू पंप अंदर रख दिया गया, यानी पूरी तैयारी थी कि हम लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देंगे। लेकिन आपको ये अंदेशा नहीं था कि मेरे पड़ोसी इस तरह के हैं, मेरे साथ इतना अप्रिय घटना करेंगे। क्यों? जरा सा भी हमको भान नहीं था भाई। अच्छा, इसके पहले जब 97 से और बीच में जब मुकदमा हुआ, विवाद हुआ, आप लोग थाने पर जाते थे, एसडीएम के यहाँ, या जो भी जहाँ गुहार लगाते थे, तो क्या लगता रहा? थाने पे जाते थे भैया, हम लोग के पास पैसा नहीं था, थाने पे सुनवाई उन्हीं की होती थी, हम लोगों की नहीं होती थी। हमने थाने पे जाना ही छोड़ दिया था। तो लास्ट टाइम मैं ये चाहूँगा कि जब भी आप डीएम साहब से आज मिले हैं, आज वाले आश्वासन पे एक बार फिर से मैं चाहूँगा हमारे श्रोताओं को आश्वस्त करें कि डीएम साहब की भाषा से, डीएम साहब के बिहेव से या डीएम साहब के सुझाव से आप संतुष्ट हुए हैं आज? बिल्कुल संतुष्ट हैं और उन्हीं के भरोसे हैं और भरोसा है मुझे। बाकी ईश्वर जाने और डीएम सर जाने। और गरीब आदमी और कर क्या सकता है, आप बताइए। न मेरे पास सोर्स है, न मेरे पास पैसा है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये आंखें हैं, रोने के लिए बनी है। दिल तड़प रहा है कि मेरा बेटा चला गया, अब आएगा नहीं। लेकिन मैं उम्मीद ये करता हूँ कि उनको ऐसे न छोड़ा जाए, नहीं तो समाज में ऐसे बहुत लोग तैयार हो जाएंगे। कल किसी और का बेटा इसी तरह से कट जाएगा, कुछ नहीं होगा तो कल फिर किसी बेटे की माँ उसका सर लेके ऐसे गोद में बैठेगी और रोएगी। ये कारुणिक दर्द आप सुन सकते हैं, ये पीड़ा सुन सकते हैं दोस्तों।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। बस एक उम्मीदें हैं, एक आसरा है दिल में, और ये आपने बताया कि गरीब कर क्या सकता है। आंखों में आंसू और दिल में अरमान लिए बस सरकार से न्याय की आस लगाए बैठा होता है। और बस इतना सा ही बचा है रामजीत के पास, जब बेटा चला गया, 5 बहनों का इकलौता भाई चला गया, घर का एकल चिराग चला गया, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा है। बस एक उम्मीद बची है शासन से, सरकार से, कि न्याय होगा, कुछ बेहतर होगा। जैसे में 3 बीघा अवैध ज़मीन पर उस गलत तरीके से कब्जा जो है, पूरी ग्राम पंचायत को एक आसरा, एक उम्मीद है कि न्याय किया जाएगा, बुलडोजर लगेगा, घर गिरेगा, सज़ा होगी, इनकाउंटर होगा। ये सारे लोग चाह भी रहे हैं। आप कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में, और पिता के दर्द में अपना दर्द कैसे आप सम्मिलित करते हैं, ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। पुणे से मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।